नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या है, कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। साथ में ही जानेंगे कि इसमें आप अप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं आईपीओ में। ये सारा चीज़ इस वीडियो में बताते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं आईपीओ क्या है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र यानी कि एक सार्वजनिक प्रस्ताव इसको कह सकते हैं, कंपनी लेके आती है। तो ये कंपनी जो है इसको बहुत सारा प्रोसेस के बाद ये आईपीओ आती है, जो कि सेबी इसको रेगुलेट करती है और इसमें सारे नियम कानून जो है सरकार का उसमें फॉलो किया जाता है। उसके बाद ये जो है आईपीओ आता है और उसमें पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो आईपीओ लाने का किसी भी कंपनी का मकसद जो होता है, मेन मकसद होता है कंपनी को पूंजी को जुटाना। यानी कि जिस कंपनी को पूंजी का आवश्यकता होती है वो कंपनी आईपीओ लेके आती है। तो आईपीओ लाने का मेन मकसद होता है बाज़ार से या फिर कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स है, पब्लिक है, उससे पूंजी को जमा करना, इन्वेस्ट करवाना पब्लिक का पैसा। तो इसमें एक कंपनी को रीज़न भी बताना पड़ता है कि जो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं उसका आप क्या यूज़ कीजिएगा। तो ये सारा जो है सेबी को कंपनी को बताना पड़ता है। तो सारा चीज़ देखने के बाद जो है सेबी कंपनी का पूरी तरह से कंपनी को जो है वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ये आईपीओ आता है। तो उसमें कंपनी जैसे कि कोई कंपनी जो है, अधिकतर कंपनी जो पब्लिक से जो पैसा लेती है, तो पहला कार्य क्या होता है कि कंपनी का विस्तार करना है। उसके बाद अगर यदि किसी प्रकार का अगर यदि कंपनी के ऊपर में लोन है तो लोन चुकता के लिए वो पैसे को यूज कर सकता है। बाकी जो भी पैसा है, जैसे कि कोई कंपनी 10,000 करोड़ का अगर यदि आईपीओ लेके आई है तो उसमें उसको दिखाना पड़ता है कि आप क्या आगे जो क्या है, आपका प्रस्ताव क्या है, जो इतना रकम जो आप पब्लिक का ले रहे हैं, तो वो सारा चीज़ कंपनी को बताना पड़ता है सेबी को। तो अधिकतर कंपनी उसमें बस वही डेवलपमेंट और लोन चुकाने का, और फिर अगर यदि और बहुत कॉरपोरेट यूज़ में अगर यदि किसी प्रकार का यूज़ अगर यदि करना चाह रही है तो ये सब जो है कंपनी का कारण होता है। तो आईपीओ जो है मेन मकसद होता है आईपीओ का पब्लिक से पैसा लेना और जो इन्वेस्टर्स जो संस्था है उन लोग से जो है पैसा जमा करना कंपनी के लिए और कंपनी का विस्तार करना, यही है आईपीओ। तो चलिए अब जानते हैं इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं आईपीओ के लिए। बहुत सारा आईपीओ देखिए अभी आपका आ रहा है। तो इसमें किसके एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट आप बैंक से भी खुलवा सकते हैं। बहुत सारा बैंक अभी डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो है ऑफर देती है। साथ में आप स्टॉक ब्रोकर एजेंसी है उससे भी आप जो है अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आईपीओ जो अलॉट होता है वो आपका डीमैट अकाउंट पैन नंबर पर आपका वो अलॉट होता है डीमैट अकाउंट के थ्रू में। जो भी आपका जो है किसी भी कंपनी में अगर यदि आप अप्लाई करते हैं तो जितना भी आपको शेयर मिलता है, यानी कि एक लॉट अगर यदि मिला है, एक लॉट में आज के डेट में लगभग 15,000 इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें जितना भी शेयर होता है वो आपका डीमैट अकाउंट में है वो क्रेडिट हो जाता है। यानी कि जो आपका जो शेयर है वो डीमैट अकाउंट में रहता है। तो ये आप जो है बहुत सारा ब्रोकर एजेंसी है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको खुलवा सकते हैं। उसमें आपको जैसे है जेरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है, ग्रो ऐप है, इस सब का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो है इसमें आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये हो गया कि कंपनी का जो पर्पस होता है, आईपीओ लाने का मेन पर्पस होता है पैसे को जमा करना, कैपिटल को अपना जमा करना। अगर यदि पूंजी उसका कंपनी का यदि व्यवसाय करने में उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आईपीओ लेके आती है और पब्लिक का पैसा वो यूज करती है। तो इसके एवज में कंपनी क्या करती है, जैसे कि आप आईपीओ किसी का परचेज कर लिए तो उसमें अगर यदि मान लीजिए 15,000 का ही अगर यदि आप एक लॉट ही आपको मिला, तो 15,000 में जितना शेयर होता है कंपनी में आपको शेयर होल्डर कंपनी बना देती है, यानी कि कंपनी में जो है आपको हिस्सेदार वो बना देती है। तो उसमें लॉस होता है तो लॉस भी आपको होगा, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी होगा, यानी कि आप शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसका व्यवसाय में नुकसान होगा तो नुकसान भी आपको भी होगा, नुकसान और कंपनी को भी होगा। तो इस टाइप से आपको एक कंपनी का आप कह सकते हैं कि कुछ परसेंटेज का आप मालिक बन जाते हैं, जितना भी अमाउंट है उतना अमाउंट का आप कंपनी में मालिक बन जाते हैं। और जो है कंपनी, कोई भी कंपनी जब एनएससी और बीएससी में रजिस्टर हो जाता है आईपीओ के बाद में जो है सेबी उस कंपनी को रजिस्टर कर देता है एनएससी और बीएससी में। यानी कि यदि किसी के पास शेयर है, आईपीओ में अप्लाई किया है, तो जाके स्टॉक मार्केट में उसको बेच सकता है अपना शेयर को और अपना पैसा को निकाल सकता है। तो इसमें जो है कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो सरकार का जो बहुत रूल एंड रेगुलेशन है, उस सारे रूल एंड रेगुलेशन को कंपनी को फॉलो करना पड़ता है।
अगर यदि फॉलो नहीं करता है तो कंपनी पर कार्रवाई किया जाता है सेबी के थ्रू। यदि जो कंपनी का जो सेबी के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है समय समय पर बैलेंस शीट देना, कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सारा चीज़ शो करना है रेगुलरली टाइम पर। जो सेबी का एक नियम है उसको फॉलो करना पड़ता है हर कंपनी को। और अगर यदि कोई कंपनी सेबी में या फिर एनएससी बीएससी में जो है स्टॉक मार्केट में यदि रजिस्टर नहीं है तो उसको उस प्रकार से बैलेंस शीट जो है 3-3 महीना में 6 महीना में वो जारी नहीं भी करता है तो उसमें सेबी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेती है। यदि क्योंकि जो शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसमें पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी उसको समय समय पर वॉच करते रहती है कि कंपनी कहीं फ्रॉड नहीं करे। तो ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि जैसे कि कोई भी आईपीओ कंपनी लाती है, मान लीजिए 10 करोड़ का लाती है आईपीओ, तो इसमें जो है जो 10 करोड़ का है जैसे अमाउंट, उसमें कुछ परसेंटेज जो है अलग अलग उसमें जो इन्वेस्टर है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है परसेंटेज। जैसे कि इसमें मेन है क्यूआईबी है, एनआईबी है, रिटेल है और ये एम्प्लॉय कैटेगरी है। तो मुख्यतः 4 कैटेगरी में जो है जो इशू अमाउंट होता है आईपीओ का, मान लीजिए 10 करोड़ कोई कंपनी आईपीओ ले आई है तो उसमें क्या होता है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है या फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहला है जैसे क्यूआईबी है, उसके बाद आपका एनआईबी है, उसके बाद है आपका एक रिटेल है। तो रिटेल में ही सारा जो जितना आप देख रहे हैं इंडिविजुअल आदमी जैसे हम हैं आप हैं, कोई पर्सनल व्यक्ति जो है इन्वेस्ट करता है वो इंडिविजुअल हो जाता है तो उसको रिटेल कहा जाता है। उसके बाद जो है एक एम्प्लॉय के लिए भी रिजर्व रहता है किसी किसी आईपीओ में। तो मुख्य ज़्यादा अधिकतर आईपीओ में आपको तीन तीन पार्ट में डिवाइड मिलेगा आईपीओ का अमाउंट। मान लीजिए कोई कंपनी है 10 करोड़ का आईपीओ को लेके आ रही है तो क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व रहता है। उसके बाद जो है एनआईबी के लिए 35% है, रिटेल के लिए 15% है, या फिर क्यूआईबी के लिए 15% है, रिटेल के लिए 35% है। इस टाइप से जो है उसको जो है परसेंटेज वाइज उसको रिजर्व कर दिया जाता है कि उतना ही जैसे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल से 10 करोड़ का जो 35% है यानी कि 3.5 करोड़ है, वही पब्लिक जो है इंडिविजुअल पब्लिक से ले सकता है। बाकी क्यूआईबी और एनआईबी, क्यूआईबी होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, यानी कि ये बड़ा बड़ा इन्वेस्टर सब होता है कंपनी जो संस्थागत इसको बोल सकते हैं, संस्थागत इन्वेस्टर्स है उन लोग के लिए 50% रिजर्व है। बाकी जो है एनआईबी नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स है तो इस सब के लिए है, मान लीजिए किसी में 15% रहता है, किसी में 20%, यानी कि वो सेबी तय करता है कि किसमें किसमें कितना कितना का ये रिजर्व किया जाएगा, वही उतने ही अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। यदि रिटेल के लिए यानी इंडिविजुअल के लिए किसी में 35% है तो 35% ही इंडिविजुअल को दिया जाएगा, उस आईपीओ में जो है 35% में ही इंडिविजुअल व्यक्ति को दिया जाएगा। बाकी जो एनआईबी और क्यूआईबी है उसको बाकी जो है इशू किया जाएगा। तो ये तो हो गया कि इस प्रकार से इशू किया जाता है। आईपीओ में जो है सेबी उसको एक लॉट साइज में बना देती है, जैसे कि कंपनी का एसेट को देखते हुए शेयर का एक प्राइस तय किया जाता है। जैसे किसी कंपनी का यदि एसेट को यदि कैलकुलेट करने के बाद उसका एक शेयर का प्राइस अगर यदि 1000 रुपया होता है तो 1000 रुपया यदि एक शेयर का प्राइस है तो उसमें जो है आईपीओ में एक लॉट साइज में ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें जो लॉट साइज होता है मैक्सिमम 15,000 का होता है। तो अगर यदि 1000 का एक शेयर है तो उसमें आपको 15 का एक लॉट आपको मिल जाएगा। तो 15 का आपको एक लॉट मिल जाएगा यदि शेयर 1000 का है। तो चलिए अब इसमें जानते हैं कि पब्लिक को जो है इसमें क्या बेनिफिट होता है, क्या नुकसान है, ये सारा चीज़ अभी जानते हैं। तो आईपीओ अगर यदि कोई कंपनी लेके आई है, मान लीजिए अभी हम उदाहरण के तौर पर अभी आपको हम जोमेटो का बताते हैं। तो जोमेटो का जो आईपीओ आया था वो लगभग 9,300 करोड़ का लगभग था, 9,500 करोड़ का आईपीओ था। तो उसमें जो शेयर प्राइस जो रखा गया था वो रखा गया था 72 से 76 के बीच में, और जो मैक्सी जो है जो लॉट जो साइज था 195 का था। तो 195 को आप 76 से गुना कर सकते हैं तो वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन वो भी आपका 15,000 से कम ही रहता है, यानी कि एक लॉट में मैक्सिमम 15,000 का होता है। तो चलिए अब यहाँ दिखाते हैं जोमेटो का जो आईपीओ था, इसमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कैसे आदमी को प्रॉफिट हुआ, पब्लिक को कैसे प्रॉफिट हुआ, इसको अभी हम आपको बताते हैं। तो जैसे 76 में किसी को अलॉटमेंट हुआ, यदि 72 में जो था वो मिनिमम प्राइस था और 76 मैक्सिमम प्राइस था बिड का। तो जिसको भी अलॉट हुआ वो 76 में अलॉट हुआ है,
मैक्सिमम प्राइस में अलॉट हुआ है, क्योंकि इसमें जो है आवेदन जो है ओवर आवेदन आया था। हर एक कैटेगरी जो है QIB, NIB और रिटेल, तो इसमें क्या है हर एक में जो है आवेदन जो जितना का अमाउंट था उससे ज़्यादा का आवेदन आ चुका था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि मैक्स जो प्राइस रखा था उसमें अलॉट हुआ, और जो NSC और BSC में जो लिस्ट हुआ कंपनी जोमेटो, वो 116 में लिस्ट हुआ, यानी कि लगभग 40 रुपया का तुरंत प्रॉफिट हो गया। NSC और BSC में लगभग जोमेटो 116 में वो लिस्ट हुआ। और जो यहाँ जो IPO में जो एक शेयर का प्राइस पड़ा वो प्राइस था 76 का प्राइस था। तो यहाँ आप देख सकते हैं तुरंत जो है 40 रुपया का लगभग प्रॉफिट हो गया है, यानी कह सकते हैं 50% से ऊपर का यहाँ पर जो है शेयर ने ग्रो किया। लिस्टिंग दिन ही जो है 116 में जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से यदि कोई बेच देता है 116 में, तो इसको जो IPO जिसको मिला उसको 76 में मिला, और बेच रहा है 116 में बेच रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 रुपया का जो है एक शेयर में प्रॉफिट हो गया है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं तो 50% से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 15,000 अगर यदि किसी को एक लॉट ही मिला है, तो जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ही लॉट मिलता है। बाकी जो बड़ा इन्वेस्टर्स है, QIB है, जो क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बिडर है, उन लोग को ज़्यादा मिलता है। तो रिटेल को अगर यदि ज़्यादा डिमांड है तो उसमें एक लॉट ही मिलता है। तो मान लीजिए कि कोई 15,000 लगाया, उसमें लिस्ट होने में 10 से 15 दिन लगता है। जिस दिन आप आवेदन देते हैं IPO का, तो NSC और BSC में लिस्ट होने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो उसी में जो है आपको तुरंत प्रॉफिट हो गया। यदि आप 76 में आपको IPO मिला और 116 उसका शेयर का प्राइस हो गया, तो आपको तुरंत इसमें प्रॉफिट हो जा रहा है 40 रुपये का, 50% का, यानी 7,500 का आपका तुरंत प्रॉफिट हो जाता है 15 दिन में। तो ये तो हो गया प्रॉफिट। लेकिन किसी कंडीशन में यदि 76 की जगह यदि कोई दूसरा कंपनी का यदि लेते हैं, यदि उसको कम में यदि वो लिस्ट होता तो आपको तुरंत वहाँ पर लॉस हो जाता। यदि 10 रुपया ही कम में यदि लिस्ट होता, मान लीजिए 76 की जगह 66 पर यदि कंपनी लिस्ट होता, तो वहाँ पर जितना भी अमाउंट है वो आपको जो डीमैट अकाउंट में जो शेयर आपका क्रेडिट रहता है उसका भाव जो है वो गिर जाएगा। तो जब भी आप सेल करना चाहते हैं, यदि भाव गिरा हुआ है और वहाँ पर यदि आप सेल करते हैं तो आपको नुकसान हो जाएगा। या फिर अगर यदि आप चाहते हैं कि कंपनी आगे ग्रो करेगी, शेयर का प्राइस जो है बढ़ेगा, तो उस शर्त में आपको जो है प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए आपको कुछ समय वेट करना होगा। तो IPO जब भी अप्लाई करें तो जो कंपनी है जिसका फाइनेंशियल डाटा अच्छा है, जो पॉपुलर कंपनी है, उसी में आप अप्लाई करें। ऐसे आप जोमेटो का फाइनेंशियल डाटा को यदि देखते हैं तो कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी है अभी तत्काल में। लेकिन जो इसका जो व्यवसाय जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी का व्यवसाय था, जो कि आगे जाके वो डेवलप करेगा, इस वजह से आदमी इसमें जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई किया और इसमें प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रकार से प्रॉफिट होता है और नुकसान होता है। जब लिस्ट के दिन अगर यदि आपका ज़्यादा में लिस्ट होता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर यदि कम में NSC BSC में लिस्ट होता है तो आपको वो नुकसान हो जाएगा। तो यही था। तो अगर यदि आप भी IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर आप देखते हैं प्रीवियस IPO में तो सब में कुछ न कुछ इनकम हो रहा है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि IPO से पैसा कमाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था IPO के बारे में, पूरा डिटेल था IPO के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।